नमस्कार मित्रों, मैं आर.एस. नागर आपके लिए हिंदी की लाइव क्लास लेकर हाजिर हो रहा हूं। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए यानी कि आप घर बैठे मेरी जो वीडियो है इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ये वीडियो यानी कि आरपीएससी, बीएसटीसी, रिट, पीटीईटी, एसआई और अन्य जो हिंदी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और बिना किसी समय को गवाए हम आज का हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक वर्ण विचार से मैं इसको चालू करता हूं। आपको मेरा वीडियो प्रतिदिन यानी कि आर.एस. नागर 12 यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। अब देखिए मित्रों, पहला जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार से मैं प्रारंभ करता हूं इस वीडियो को। तो देखिए यानी कि इसके अंदर जिस भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी कि हिंदी। अब देखिए यानी कि भाषा क्या है, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि भाषा भाषा तो देखिए भाषा क्या है, यानी कि मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। अब यानी कि कई बार अनेक परीक्षाओं में प्रश्न आया कि भाषा क्या है, तो मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उच्चारित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि कहलाती है। अर्थात उच्चारित भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वह ध्वनि कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ण। अब देखिए भाई वर्ण यानी कि लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लिखित भाषा की या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण। और यदि आपसे पूछा जाए कि उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो फिर हमारा जो आंसर होता है वो ध्वनि होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला के अंदर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर नंबर 1, नंबर 2 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है इनकी जो संख्या है वो 11 होती है और जो व्यंजन है इनकी संख्या 33 होती है। तो यदि दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 44 होती है। मगर देखिए यदि प्रश्न यूं पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो जो कुल वर्ण इनकी जो संख्या है वह 52 होती है, यानी कि 52 मानी जाती है और यही सर्वमान्य आंकड़ा है 52। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इनका हम वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि जो हिंदी वर्णमाला के अंदर जो दो प्रकार के व्यंजन हैं, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन। तो इनमें पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं स्वर। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अबाध्य गति के द्वारा किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब हिंदी भाषा के अंदर जो स्वर है इनकी संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस
प्रकार से हिंदी भाषा के अंदर हमारे 11 स्वर है। अब देखिए इनको हम आगे देखते हैं वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब इसके अंदर देखिए अलग अलग जो विद्वान हैं वो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करते हैं, मगर कभी प्रश्न ये नहीं आता है कि भाई स्वरों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जाता है। मगर देखिए मुख्य रूप से 7 प्रकार से इनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, मूल स्वर। अब देखिए यहां पर हमें एक बात समझनी है कि जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी भाषा है वह संस्कृत भाषा है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो देखिए यानी कि प्रारंभ में वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, फिर पाली भाषा का जन्म हुआ, फिर पाली से प्राकृत का जन्म हुआ, और प्राकृत से यानी कि स्वर श्रेणी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है, तो फिर आपका आंसर होगा संस्कृत। और यदि आपसे प्रश्न यूं पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो ये प्रश्न इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वर श्रेणी अपभ्रंश। तो देखिए हिंदी भाषा में जो संस्कृत भाषा है उससे मूल जो स्वर है वो 4 लिए गए। कौन कौन से हम देखते हैं, अ, ई, उ, री। इन चारों स्वरों को मूल स्वरों के नाम से जाना जाता है। अब इधर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं संधि स्वर। संधि स्वर। अब संधि स्वर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जो दो दो स्वरों के योग से जो स्वर बने हैं वही संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर हमारे 7 स्वर आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से इन 7 स्वरों को संधि स्वरों के नाम से जाना जाता है। यदि इनका फिर हम आगे वर्गीकरण करना चाहें तो फिर इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इनमें भी देखिए कई बार पूछा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब जिनका निर्माण दीर्घ स्वर संधि से हुआ। जिसे देखिए अ प्लस अ बराबर आ, ही प्लस ही बराबर बड़ी, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ाऊ। आगे बढ़ते हैं हम। यदि प्रश्न आए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, दो अलग अलग विजातीय स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर है। जैसे देखिए अ प्लस ई, दोनों के मेल से बन गया हमारा ए। अ प्लस ए, इनके मेल से बन गया आई। उसी प्रकार से अ प्लस उ,
दोनों के मेल से बन गया आपका ओ और अ प्लस ओ, दोनों के मेल से बन गया आपका औ। इस प्रकार से ये जो चार स्वर हैं ये संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा पहला वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर। अब हमारा दूसरा वर्गीकरण, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वह दो भागों में बांटे जाते हैं। यानी कि होठों की आकृति का मतलब है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारे होठों की आकृति यानी कि वृत्ताकार या गोलाकार हो जाती है तो उन स्वरों को वृत्तमुखी स्वर व अवृत्तमुखी स्वर के नाम से जाना जाता है। नंबर एक, वृत्तमुखी स्वर। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है निम्न में से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है, कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है। इसका दूसरा नाम है वर्तुलाकार स्वर, वर्तुलाकार स्वर। अब देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारे होठों की स्थिति गोल हो जाती है यानी कि वृत्त के समान गोल हो जाती हैं उन्हें वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये चार स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। आप इधर क्या याद रख लो, बाकी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इधर देखिए, अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर या इनको अवर्तुलाकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आपके आ जाएंगे अ, आ, ई, बड़ी ई, री, ए, आई। इस प्रकार से सात स्वर आपके अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके बाद अब हम अगला वर्गीकरण देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 3, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कई बार परीक्षा में आता है। तो इसके लिए आप नीचे से चलिए, यहां कंठ से चलिए। तो नंबर 1, पहला कंठे स्वर यानी कि जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है, जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है उन्हें कंठे स्वर के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 1, कंठे स्वर। अब देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, यहां से चलिए, नीचे से चलिए, कंठे स्वर। अब इसके अंदर आपके दो स्वर आते हैं, अ
आ। उसके बाद कंठ से आप आगे बढ़िए। कंठ के बाद जो नंबर आएगा आपका वो आएगा तालु। जहां पर आपका तालुआ है तो इनको कहा जाएगा तालव्य स्वर। तालव्य स्वर। अब हिंदी वर्णमाला के अंदर आपने देखा होगा अ आ। अब इसके बाद आप क्रम से याद रखिए तो कौन से वर्ण आएंगे, ई ई। दो वर्ण इसके अंदर आपके आ जाएंगे, ई और ई। ये जो दोनों स्वर हैं ये तालव्य स्वर कहलाएंगे। तो देखिए कंठ है तालव्य। अब आपका उससे आगे बढ़िए ऊपर के जबड़े की तरफ, वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो कहलाते हैं मूर्धन्य, यानी कि मुर्दा। मुर्दा से शब्द बना है मूर्धन्य। इसके अंदर आपका एक स्वर आएगा री, ऋषि वाला मूर्धन्य स्वर। उसके बाद आगे बढ़ते चलिए, कंठे हो गए, तालव्य हो गए, मूर्धन्य हो गए, दंते। अब देखो ये दांतों की सहायता से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। अब आप आगे बढ़िए, यानी कि होठों का नंबर आता है। ओष्ठे स्वर। अब होठों की सहायता से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें ओष्ठ्य स्वर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आपके दो स्वर आ जाएंगे, ऊ, बड़ा ऊ। फिर आप आगे बढ़िए। अब देखिए ये बाकी स्वर है, अभी भी हमारे स्वर बाकी हैं तो उनका जो उच्चारण है वो दो दो के सहयोग से किया जाता है। जैसे नंबर 5 पे हमारा आता है कंठे तालव्य, कंठे तालव्य स्वर। इसके अंदर आपके दो स्वर आ जाएंगे, ए आई। उसके बाद आप आगे बढ़िए, कंठोष्ठे स्वर। ओ औ। इस प्रकार से यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से 6 प्रकार से किया जाता है। अब क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। और आपको यदि पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। और जो मेरा लिंक है वो RS नागर 12 के नाम से आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।